नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए चुनाव जारी हैं और इस दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू किए गए। तो वहीं इस दौरान आपको ये बता दें कि यूपी में 5वें चरण के इस चुनाव के दौरान जबकि 12 जिलों में 61 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अब तक कितना मतदान किया जा चुका है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यूपी में अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। गोंडा में 34.36% मतदान हुआ। रायबरेली में भी मतदान जारी है। बाराबंकी में 36.25%, बहराइच में 36.25%, अयोध्या में 38.79% मतदान किया गया। सुल्तानपुर में 22.44%, कौशाम्बी में 37.02%, प्रयागराज में 18.78% और प्रतापगढ़ में 20.09% मतदान हुआ। गोंडा में 34.36%, रायबरेली में 33.64%, श्रावस्ती में 36.65% मतदान जो है किया जा चुका है। बाराबंकी के भी आपको आंकड़े दिखा दें, करीब 36% से ज्यादा मतदान वहां पर हो चुका है अब तक। बहराइच में 36% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी में सुबह 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सुल्तानपुर में 22.44% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 37% से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। तो वहीं गोंडा में 34.36% मतदान हुआ। रायबरेली जो एक हॉट सीट मानी जाती है, वहां अब तक 33 से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। बाराबंकी में भी 36 से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। बहराइच में 36.25%, अयोध्या में 38.79% मतदान हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा जिले से एक खबर सामने आई है, जहां जबरदस्ती एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने का यह मामला सामने आया। यहां पर पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने डरा धमकाकर लगातार 3 सालों से उसके साथ शारीरिक शोषण किया। तो वहीं पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार थाना का है, जहां आरोपी हेमंत यादव ने एक युवती को जबरदस्ती डरा धमकाकर शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद इस घटना को किसी को बता देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे पीड़िता डर गई और आरोपी हेमंत यादव इसका फायदा उठाकर पीड़िता से लगातार 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। इससे अब पीड़िता युवती प्रेग्नेंट भी हो गई, जिसकी वजह से आरोपी द्वारा दवाई खिलाकर बच्चा गिरा दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने बाराद्वार थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत की जेल दाखिल कर दिया है। रातिया थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर बताई कि आरोपी हेमंत यादव के द्वारा विगत 3 वर्ष से जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थिया के साथ लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है। प्रार्थिया के द्वारा हिम्मत दिखाकर अपने परिजनों के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या की नीयत से घर में ही गोली चला दी। हालांकि इस साजिश में शामिल आरोपी के साथी को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल रही है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र में सूखली गांव में घर में ही गोलीबारी करने वाले एक फरार आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। इसे सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया है। साथ ही इस मामले का एक अन्य आरोपी भी है, जिसकी पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं इस प्रकरण का तीसरा आरोपी, जिसका नाम छोटू बरेट है, वो अभी भी मौके से फरार है। पुलिस के मुताबिक सूखली गांव में रविंद्र द्विवेदी के घर में 11 दिसंबर को हत्या की नीयत से बदमाशों ने गोली चलाई थी, जिसके बाद ये बदमाश फरार हो गए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं आज दूसरा आरोपी रुपेश गोस्वामी ने खुद न्यायालय जाकर सरेंडर कर दिया है। प्रकरण का तीसरा आरोपी अभी भी फरार है और इसकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन आरोपी रुपेश कुमार गोस्वामी को धारा 307, 308, 394 समेत कई अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रार्थी रविंद्र द्विवेदी उर्फ गुड्डू महाराज निवासी सुकली को दिनांक 11/12/2021 को हत्या करने की नियत से कट्टे से फायर कर गाली गलौज कर फरार होने के प्रकरण में
आरोपी गोलू राठौर, रुपेश गोस्वामी और छोटू बरेट के विरुद्ध 307, 201, 294, 34 का भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में मुख्य आरोपी गोलू राठौर उर्फ राकेश राठौर को गिरफ्तार किया गया था। फरार चल रहे सह अभियुक्त रुपेश गोस्वामी पिता तोरणगिर गोस्वामी 28 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ़ को आज न्यायालय में समर्पण करने आने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। और बहराइच में 5वें चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में डीएम और एसपी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो वहीं आपको बताते चलें कि मतदान स्थल के बाहर और अंदर पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई और इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने और मतदान करने बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर कनेक्शन पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी मतदान स्थल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिलाधिकारी ने कहा कि घर से निकलकर 100% मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तैयारियां पूर्ण हैं, प्रक्रिया प्रारंभ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता घर से बाहर आएं और अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। तैयारियां पूर्ण हैं, प्रक्रिया प्रारंभ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता घर से बाहर आएं और अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर हिंदी गानों को गुनगुनाकर वीडियो बनाने वाले तंजानिया के सोशल मीडिया स्टार का जिक्र किया है। आपको बता दें कि तंजानिया में एक भाई बहन की जोड़ी ऐसी है जिन्हें भारतीय बॉलीवुड के गाने बेहद पसंद है। सोशल मीडिया पर ये दोनों ही बॉलीवुड के गानों पर खूब वीडियोस बनाते नजर आते हैं। देखते ही देखते ये दोनों इतने मशहूर हो गए हैं कि इन भाई बहन की जोड़ी, जिनका नाम किली पॉल और नीमा पॉल है, उनकी तारीफ पीएम मोदी ने भी कर डाली है। दरअसल आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों के अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वो काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि तंजानिया के भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हाल ही में तंजानिया स्थित भारतीय उच्चायोग के किली पॉल को सम्मानित भी किया गया था। किली पॉल भारतीय गानों की दरअसल लिपसिंग करते हैं और इसके साथ ही अब वो लिपसिंग करके ही दुनिया में काफी फेमस भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अब लाखों में फैन फॉलोइंग्स हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड स्टार भी उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते नजर आते हैं। तो वहीं रूस के हमले के बाद यूक्रेन में निवासरत लोग मुश्किल में है। इनमें छत्तीसगढ़ के निवासी भी शामिल हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में छात्र हैं, तो वहीं अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद हैं और इन सब की घर वापसी पर होने वाले खर्च का वहन अब राज्य सरकार करेगी। ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यूक्रेन से अपने निजी खर्चे से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के लिए जो खर्च होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने भारत सरकार द्वारा विमान व्यवस्था से यूक्रेन से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के छात्रों और नागरिकों के लिए दिल्ली, मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए भी सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रों और नागरिकों को उनके सकुशल घर वापसी के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने के लिए कल उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री से बात की थी और इस दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री ने बताया कि छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निकालकर हवाई मार्ग से वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी वापस आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की चिंता है कि बच्चों की जल्द से जल्द घर वापसी हो। राज्य सरकार ने दिल्ली में एक हेल्प सेंटर भी बनाया है, जिससे यूक्रेन में फंसे लोगों के अलावा छत्तीसगढ़ में रहने वाले उनके परिजन अपनी समस्याएं बता रहे हैं और राज्य सरकार इनके समाधान के प्रयास में जुटी है।
और इसी बीच एक खबर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से। आपको रूबरू करा दें इस बड़ी खबर से इस वक्त की। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर में चरथावल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां चरथावल पुलिस ने आशुतोष हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यहां पर 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही आशुतोष हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आशुतोष की निर्मम हत्या कर दी गई थी अपहरण करने के बाद, और हत्या के मामले में हत्या के बाद ही परिवार से 2 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में आरोपियों ने आशुतोष की हत्या की थी और इस दौरान घर वालों से पैसे की मांग भी की थी, यानी फिरौती मांगी गई थी। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, आशुतोष हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आशुतोष को अपहरण कर लिया गया था उसका, और उसके बाद घर वालों से फिरौती मांगी गई थी और आशुतोष की उसके बाद हत्या कर दी गई थी। 2 लाख की फिरौती यहाँ पर मांगी गई थी परिजनों से, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच एक और खबर आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी के चलते यूक्रेन में हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। यूक्रेन लगातार दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। यूक्रेन के अंदर कई भारतीय नागरिक ऐसे हैं और छात्र भी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और इन्हीं कई छात्रों के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत कई छात्रों को वापस भी देश ले आया गया। लेकिन अभी भी यूक्रेन में कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावकों में परेशानी है। अभिभावकों अपने बच्चों की वापसी के लिए और उनके वापस लौटने की आस में बैठे हुए हैं। लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर रहे हैं और उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध को लेकर काफी वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, जहां भारतीय छात्रों के कई वीडियोस वायरल होते भी देखे गए। भारतीय छात्र ने इस दौरान अब एक और वीडियो बनाया है और इसके दौरान ही उसने इस वीडियो बनाकर अपने परिजन को सेंड किया है। इसमें वो वहां के हालात बयां कर रहा है। वीडियो में प्रियांशु प्रभाकर नाम का ये शख्स है जो कि यूक्रेन में है और बता रहा है कि यूक्रेन के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। लगातार यहां बमबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और इस वक्त सभी लोग डरे सहमे बैठे हैं। मेरा नाम प्रियांशु प्रभाकर है। मैं पेट्रो मोइला का छात्र हूँ। इस टाइम हम लोग यहाँ मिकोलिव शहर में फंसे हुए हैं। सब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कल तक ये था कि रात में ही बच्चे बेसमेंट में जा रहे थे, रात में ही सायरन बज रहे थे, बट आज हम लोग सुबह से ही बेसमेंट में फंसे हुए हैं। और स्थिति ये है कि सुपरमार्केट्स में खाना खत्म होता जा रहा है। आज कुछ बच्चे हम सब लोग गए तो वहाँ पे खाना नहीं था। हम लोगों का भी स्टफ खत्म होता जा रहा है और पानी की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। बच्चे टैप वाटर पी रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बेसमेंट में यहाँ पे हीटर्स भी नहीं है। बच्चे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बच्चे दहशत में हैं, क्योंकि बार बार बम्बों की और धमाकों की आवाज़ आ रही है। हर 1 घंटे बाद कहीं ना कहीं धमाके हो रहे हैं। वीडियोस आ रही है मिकोलिव की, और फिर हम लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। सब बोल रहे हैं कि आप लोग बॉर्डर पे पहुंचिए। अब आप खुद सोचिए, 350 बच्चे जो यहाँ फंसे हुए हैं अपने आप कैसे बॉर्डर पे जाए। हमारे पास अलग अलग तरीके के फॉर्म आ रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा फॉर्म भरे कौन सा नहीं भरे। बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है इस टाइम। बच्चों के पास कोई जगह नहीं है। बच्चे स्टेयर्स, खिड़की वगैरह के पास बैठे हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भारत की कूटनीतिज्ञ इम्तिहान ले रहे हैं और वहीं इस समय यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका भी नजर आ रही है, पर इसके बावजूद भारत के सामने कई संकट इस वक्त खड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि आखिर भारत के सामने खड़ी उलझनें हैं क्या, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया, तो वहीं यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे थे। तो इन सब के बीच वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और इसमें भारत को भी वोट देना था, पर भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ, जिसके मायने ये भी समझे जा सकते हैं कि शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं, क्योंकि भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझने हैं और विश्व पटल पर भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान भी चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञों की भी राय सामने आई है, जहां माना ये जा रहा है कि भारत के सामने पहली बड़ी समस्या रूस है। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, तो वहीं कई बड़े मौके पर उसने भारत का साथ दिया और उससे भारत का संबंध इतने भर ही नहीं है, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध में भी काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो सालों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं, तो वही अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और गौरतलब है कि चीन से भारत का सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। ऐसे में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध भारत के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा। इसके संकेत तब मिले जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पर पूछा, तो उन्होंने कम शब्दों में इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक तीसरा बड़ा संकट जो भारत के सामने है वो जुड़ा है रक्षा से। भारत के सामने तीसरी उलझन रक्षा सौदों से जुड़ी डील को लेकर भी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है और इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है। और अब यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और इससे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया और साथ ही ये सवाल भी भारत के सामने है कि इन रक्षा सौदों का आखिर क्या होगा। और अब बात करें चौथी और बड़ी समस्या की, तो वो है यूक्रेन को लेकर। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध पुराने नहीं है और अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए और रूस की ही तरह यूक्रेन से भी भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। पर मौजूदा हालात के बाद ये व्यापार तो प्रभावित होगा ही और इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध भी हो रहा है और ऐसे में हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देशों से दखल की मांग कर रहा है। लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब न हो जाए, तो वहीं भारत के सामने ये भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर है और अगर युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दिया और अगर अब युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व स्तरीय पायदान पर भारत की छवि दांव पर है, जो आने वाले समय में भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कई साल पीछे जाने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज़। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहें आर्य न्यूज़ के साथ।